Hello everyone, welcome to our channel and today we are going to study about important amendments of Indian Constitution. तो आज हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी important amendments हुए हैं अभी तक आज़ादी से लेकर अभी तक वो सारे important amendments हम स्टडी करेंगे बिकॉज 105 amendments हैं। अगर आप सब पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते तो important amendments अभी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So this is our first constitutional amendment act 1951 जिसमें कि 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। इसमें 9th शेड्यूल ऐड किया गया था जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसमें बताया ज़मींदारी सिस्टम ये सब अबॉलिश कर दिए गए थे। स्टेट जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है फॉर द बेनिफिट और द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इसमें बताया गया था। और इसमें एक और चीज़ ऐड करी गई थी जो शायद यहाँ पे नहीं लिखी गई है। फर्स्ट तो ये है इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसमें जुडिशियल रिव्यू से थोड़ा इम्यूनिटी मिल गई थी इसको, लैंड रिफॉर्म जो होगा ना इसको लेकर। और दूसरा इसमें एक और था, द स्टेट वाज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड बैकवर्ड क्लासेस। इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक एडवांसमेंट वो आया था। तीसरा इसमें जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें भी तीन चीज़ें और ऐड की गई थी जिसमें रेस्ट्रिक्शंस है ऑन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1। इसमें रेस्ट्रिक्शन अगर देखा जाए तो किस किस को लगे हैं। फर्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, फिर है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये तीन रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में आते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट इज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉट बाय पार्लियामेंट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, जो सबसे पहले बनी गई थी उसके द्वारा लाया गया था, पार्लियामेंट के द्वारा नहीं हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई थी, जिसमें कि पहले हुआ करता था कि जो स्टेट्स थी ABCD कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, लेकिन फिर उनको बाद में जो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जिसमें कि ABCD जो स्टेट्स सेपरेट की गई थी, डिवाइड की गई थी, उनको हटा दिया गया था। उसमें जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया था, ये भी आप थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। और एक और चीज़ इसमें की गई थी, कॉमन हाई कोर्ट्स कैन बी ऑफ मोर देन वन स्टेट। जैसे एक स्टेट है तो उसके दो स्टेट का एक हाई कोर्ट कॉमन हो सकता है, और ऐसा हमारे में लगभग 3 और 4 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो कि 2 स्टेट्स के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अवर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इज 8th अमेंडमेंट इन 1960, जिसमें कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 10 ईयर्स के लिए दी गई थी SC और XT को। उसमें एक्सटेंडेड रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया था SC और ST को। शुरुआत में रिजर्वेशन दिया गया था तो हर 10 साल वो बढ़ता रहता है कि मतलब 10 साल के लिए शुरुआत में रिजर्वेशन किया गया था SC और ST के लिए, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा उसको और जब तक इक्वलिटी नहीं बिल्कुल हो जाती है तब तक वो 10 साल बढ़ाते रहते। तो 8th अमेंडमेंट में 10 ईयर्स का और बढ़ा दिया गया था। और जो एंग्लो इंडियन थे उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और लोकसभा और राज्यसभा में, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है शायद लिखने में, उसमें एंग्लो इंडियंस का, सॉरी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी सही लिखा है, तो उसमें एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन भी डाला गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अवर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इज 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें पार्लियामेंट को पावर टू अमेंड दे दी गई थी, हमें पावर टू अमेंडमेंट के लिए दे दिया गया था। इसमें अफर्म्स दैट पार्लियामेंट, इसमें बोला गया था कि पार्लियामेंट कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स, मतलब पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है। यह आया था गोलकनाथ केस के बाद। और इसमें बताया गया था कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एग्री द अमेंडमेंट, मतलब ये अमेंडमेंट में बोला गया था कि प्रेसिडेंट बाउंडेड है, अगर अमेंडमेंट लाया गया है तो उसको असेंट देना ही पड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को कंपलसरी कर दिया गया था। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें पार्लियामेंट को एक तरह से बहुत पावर दे दी गई थी अमेंड के लिए, जो कि फंडामेंटल राइट्स है उसको भी अमेंड कर सकते हैं। ओके, सो अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1971 में आया था। इसमें फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले लैंड रिफॉर्म था, यहाँ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी 31A इंसर्ट किया गया था उसको, और जो फंडामेंटल राइट था उसको कर्टेल कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था। Okay, so our next important amendment is 26th Amendment Act 1971. This abolished privy purse. So privy purse क्या होता था कि जो पहले राजा महाराजा होते थे ना, उनके लिए privy purse किया गया था, मतलब उनको
कुछ मंथली और ईयरली बेसिस पे पैसे दिए जाते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसको अबॉलिश कर दिया गया था 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so our next important amendment act is 10th Amendment Act 1971। तो इस 10th अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली। जो दादर एंड नगर हवेली है उसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया था एज अ यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी इनको बनाया गया था दादर एंड नगर हवेली को 1971 10th अमेंडमेंट। ओके, सो यहाँ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे, बहुत सारा इसमें प्रोविजंस अमेंडमेंट्स किए गए थे, जिसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो देख लेते हैं जरा 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या क्या प्रोविजंस थे। ओके, so amended preamble and inserted socialist secular integrity। so this is the only time the our preamble of our constitution is amended। अभी तक हमारा preamble कभी amend नहीं हुआ है, सिर्फ 42nd amendment act 1976 में amend हुआ है, जिसमें कि preamble में 3 words insert किए गए थे, socialist secular integrity। ओके, तो ये आपको याद रखना है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A एडेड फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4A है, जिसमें कि लगभग 12 और 11 आई गेस प्रोविजंस हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो उनको ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को इस 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। इंसर्शन ऑफ 3 न्यू आर्टिकल्स एंड डीपीएसपी। तो हमारे डीपीएसपी में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी 3 न्यू आर्टिकल्स डाले गए थे, जो कि हैं 39A 43A 48A। curtailment of power of Supreme Court and High Court with judicial review and writ jurisdiction। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर यहाँ पे थोड़ी कम कर दी गई थी, जुडिशियल रिव्यू और रिट जुरिस्डिक्शन को लेकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को थोड़ा पावर घटा दी गई थी। लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज टू 6 years। तो जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होती है उसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया गया था, ये 5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया था। एडेड पार्ट 14 रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 320A एंड 323B। तो इसमें क्या किया गया था कि लोग इंसान कोर्ट तक पहुंचे ही ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, तो ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए थे, जिस ट्रिब्यूनल्स के द्वारा कि वहां पे ही केस की सुनवाई होगी, वहीं पे आपका कन्फ्लिक्ट सॉल्व किए जाएंगे। तो इस वजह से ट्रिब्यूनल्स भी सेटअप किए गए। तो दिस इज लाइक नेगेटिव सेट ऑफ अमेंडमेंट्स फॉर आवर वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो आगे देखेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये सारे लगभग अंडू कर दिए गए थे, मोस्टली ऑफ देम। ओके, सो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 13th अमेंडमेंट एक्ट। सॉरी फॉर द लाइक कुछ आगे पीछे हो गया है, 44th 42nd के बाद 13, बट आप अमेंडमेंट पे ध्यान दीजिए। तो 13th अमेंडमेंट एक्ट इज 1962 में हुआ था, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड हुआ था, नागालैंड बना था, और इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 371A के द्वारा। 371A में स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कुछ स्टेट्स को, तो नागालैंड बना था 13th अमेंडमेंट एक्ट में। Okay, so our next most important amendment is 44th Amendment Act 1978। इसमें mostly it is for to undo the provisions made in 42nd Amendment Act। तो पहले जो कि internal disturbances को लेके इमरजेंसी लगाई जाती थी, लगाई जा सकती थी और लगाई गई है एक बार, मतलब लगाई गई है पहले इसके 44th Amendment Act के पहले, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, बिकॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस हैज अ वास्ट, मतलब कुछ पता नहीं सकते, इंटरनल डिस्टर्बेंस इज नॉट क्लियर कि व्हाट इज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था आर्म्ड रेबेलियन से। ठीक है, तो अब इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेके इमरजेंसी नहीं लगा जा सकती, अब उसकी जगह आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया है। सेकंड, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स जो हमने पहले पढ़ा था 31A, और मतलब वो था ना फंडामेंटल राइट्स में, तो इसमें रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था और इसे एक लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में हम जानते हैं कि रिट इशू होती है, तो इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, इसको लीगल राइट बना दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स आर वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग राइट्स, तो इसको राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से हटा दिया गया था। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी एक और प्रोविजन दिया गया था कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो दिस इज ऑल्सो मेजर चेंजेस, और बहुत अच्छे चेंजेस हैं, बिकॉज इंसान की लिबर्टी और लाइफ को यहाँ पे सस्पेंड नहीं किया जाएगा आर्टिकल 20 के द्वारा।
रिस्टोर्ड ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में अभी हमने देखा था कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टाइम पीरियड था, जो 6 ईयर कर दिया गया था, उसको वापस से उसके ओरिजिनल टाइम पीरियड जो कि 5 ईयर्स था वहां पे वापस लाया गया। रिस्टोर्ड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दैट वाज टेकन इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रिट जुडिशियल रिव्यू वाली और रिट जुरिस्डिक्शन वाली पावर्स को कम किया गया था, वो वापस से उसी पावर में लाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, जो कि बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एक इम्पॉर्टेंट अभी एक मतलब कहा जाता है एक तरीके से कि आया राम गया राम। मतलब क्या होता है कि इंसान जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हम उनको वोट करते हैं, वो पार्टी चेंज करते रहते हैं, तो उसको लेकर कोई प्रोविजन नहीं था कि कभी भी पार्टी चेंज कर लेते थे, एक दिन में, 2 दिन में, तीन तीन बार। तो उसको रोकने के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जो कि बात करता है एंटी डिफेक्शन से, जिसमें कि 10th शेड्यूल को भी ऐड किया गया। और इसमें बताया गया कि जो जो पार्टीज चेंज करते हैं, तो ऐसे पार्टीज नहीं चेंज कर सकते। अगर ऐसे पार्टीज चेंज की जाएगी तो आपकी मान्यता चली जाएगी और आपको या तो दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा या फिर आपको उस पार्टी से या उस इलेक्शन से निष्कासित भी किया जा सकता है। So our next important amendment is 61st Amendment Act 1989. तो this is about the इसने आर्टिकल 326 को अमेंड किया था। आर्टिकल 326 क्या है? आर्टिकल 326 है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और अडल्ट सफरेज। सो इसमें बात की गई थी, इसमें जो वोटिंग एज थी पहले 1989 के पहले 61st अमेंडमेंट एक्ट के पहले 21 एजिंग वोटिंग एज थी, जिसमें 21 ईयर्स के इंसान ही वोट दे सकते थे। तो वो यहाँ पे कम किया गया, यहाँ 21 से टू 18, अब 18 साल के लोग ही, 18 साल के लोग ही वोट दे सकते हैं, वो यहाँ पे कम की गई। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में ये बताया गया है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट इज क्रिएटेड नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। दिस इज 65th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि नेशनल कमीशन बनाया गया था एससी और एसटी के लिए। Okay, so our next important amendment act is 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें कि पंचायत का सेटअप किया गया था, जो कि 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया था। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, ठीक है। और इसमें अगर हम एक क्वेश्चन उठाएं कि सबसे पहले पंचायत राज और पंचायत सेटअप कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी राजस्थान में। तो ये थोड़ा कंसिडर करिए आप, इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट इज 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें म्युनिसिपैलिटीज ऐड की गई थी, जो कि 12th शेड्यूल में आता है। 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज ऐड की गई थी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यू पार्ट भी बनाया गया था 9A। पंचायत में पार्ट था 9 एंड दिस इज 9A। ओके, सो नेक्स्ट अवर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट इज 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसमें बताया गया था कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। दिस एडेड 21A राइट टू एजुकेशन। इसमें राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जिसमें 6 to 14 ईयर्स एज को जो बच्चे हैं उनको स्टेट की तरफ से फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये 86th अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2002 में आया था, याद रखिएगा। और इसमें आर्टिकल 21A ये भी याद रखिएगा, और 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए सिर्फ। Now it's our 89th Amendment Act 2003. तो this is all about the division of National Commission for SC and ST. So पहले जो ST ST की थी वो एक ही कमीशन थी, अब यहाँ थोड़ा डिवीजन हो गया है, नेशनल कमीशन ऑफ ST SC को डिवाइड कर दिया गया है। So our next amendment act is 91st Amendment Act, जो कि 2003 में हुआ है। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है, नंबर ऑफ लोकसभा के बारे में लिखा है कि कैन नॉट एक्सीड 157। So next is 92nd Amendment Act 2003. This is very important, ये 2003 में आया। इसमें लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेजेस नेशनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें लैंग्वेजेस बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली, ये चारों ऐड की गई। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। सो अभी टोटल देखें तो हमारी कंट्री में 22 नेशनल लैंग्वेजेस हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि शुरुआत में देखें तो शायद
जो कि इसके पहले 18 थी, ये 4 ऐड करने के बाद 22 हो गई। So next is 93rd Amendment Act. This is for the continuation of reservation of backward classes in government employees. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब्स में बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन के लिए 93rd अमेंडमेंट एक्ट आया था. दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट ओके. So our next important amendment act is 97th Amendment Act 2011 सॉरी. इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया गया है और 9B पार्ट को भी ऐड किया गया था. इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको बताया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था. राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी मेड अ फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 19 में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट. और एक और कंसिडर किया जाए तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी एक आर्टिकल है 43B जिसमें कि टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की गई है. तो this is also very important. 97th Amendment Act 2011 cooperative societies. Now next is 99th Amendment Act, that is National Judicial Commission. 2014 में आया था 99th अमेंडमेंट एक्ट. तो ये अभी वर्क में नहीं है बट इसको सेटअप किया गया था नेशनल जुडिशियल कमीशन, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ये उनके लिए बनाया गया था. बट कोर्ट ने इसको मान्यता नहीं दी, नहीं माना. और दिस इज अभी ये हटाया नहीं गया है पूरी तरीके से, बट अभी दिस इज नॉट इन वर्क, मतलब ये काम में भी नहीं लाया गया, तो दिस इज इन वेक. सो नेक्स्ट इज 100th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2015 में आया था, जिसमें कि इंडिया बांग्ला एग्रीमेंट हुआ था. इंग्लिश बांग्ला की कुछ स्टेट एक्विजिशन हुआ था, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर टू सर्टेन टेरिटरीज बांग्लादेश इन पर्संस ऑफ द लैंड बाउंड्रीज. तो लैंड बाउंड्री को देखिए, कुछ टेरिटरीज इंडिया से बांग्लादेश को दी गई थी और कुछ बांग्लादेश से इंडिया को ली गई थी. So now this is also very important amendment act जो कि है 101st Amendment Act 2016. This is all about GST. GST is goods and service tax that was introduced in 2016. 101st Amendment Act. This is very important जो कि 2016 में आया था. 2016 में एक और अमेंडमेंट आया था जो कि है 102nd अमेंडमेंट 2016, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन बनाई गई थी जिनको NCBC बोलते हैं. So 103rd Amendment Act 2016, this is about EWS. EWS is Economical Weaker Section, जिसमें कि Economical Weaker Section जो कि जनरल कैटेगरीज हैं उनको उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 क्लॉज 5 में दिया गया है. जो कि जो क्लासेस हैं जो दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, उनको अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा. सो नेक्स्ट इज 104th अमेंडमेंट 2019, जिसमें बात की गई है रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, जिसमें पार्लियामेंट में रिजर्वेशन बताया गया है कि एक्सटेंड SC ST का जो रिजर्वेशन है वो मैंने जैसे पहले बात करी थी आपसे 10 साल बढ़ाया जाता है, यहाँ 10 साल बाद फिर से बढ़ाया गया है. और एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन यहाँ पूरा लिखा नहीं गया है, एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन हटा दिया गया है. एंग्लो इंडियंस का जो सीट्स रिजर्व रहती थी उनको अब हटा दिया गया है. सो अवर नेक्स्ट अमेंडमेंट is 38th amendment. No, leave it 38. So wait a second, कुछ mistake हो गई है. ओके, सो 38 को छोड़ते हैं, 105th अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं. सो यहाँ लिखा नहीं है, बाद में मैं आपको बता दूंगा. 105th अमेंडमेंट देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट कैन ओनली मेक SEBC फॉर यूनियन. मतलब जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, जो कमीशंस होती है ना जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, स्पेशल कमीशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ SCBC है, SEBC हो गया है, सॉरी फॉर दैट. जो स्पेशल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस होती है पहले यूनियन ही बना सकता था, लेकिन यहाँ अब बताया गया है कि स्टेट भी अपना SEBC बना सकती है, स्पेशल कमीशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना सकती हैं. So 36th Amendment Act, this is all about the formation of Sikkim as a state within the formation of Sikkim हुआ था 36th Amendment Act में. 39th Amendment Act में देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ लोक सभा PM and PM also, they are beyond any jurisdiction of court. तो प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, द PM ऑलरेडी रिटर्न, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो ये हैं ये जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से बाहर हैं.
सो 43rd अमेंडमेंट दैट इनेक्टेड बाय जनता गवर्नमेंट द्वारा इनेक्ट किया गया था टू नलिफाई सम डिस्टॉर्शन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 43rd अमेंडमेंट एक्ट में वही हुआ है जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कुछ गलत प्रोविजंस आ गए थे जिस दैट वाज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, तो उनको अमेंड किया गया, उनको हटाया गया है 43rd अमेंडमेंट के द्वारा। और इसमें इट रिस्टोर्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड इश्यू रिट्स। तो इसमें रिट्स और जुडिशियल रिव्यू के लिए जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में पावर्स कम की गई थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, वो यहाँ पर रिस्टोर की गई है, वापस उसी फॉर्म में लाई गई है। सो नेक्स्ट इज 71st अमेंडमेंट जिसमें कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं हमारी नेशनल लैंग्वेजेस में। ओके, सो सेकंड अमेंडमेंट एक्ट जिसमें कि रिमूव्ड द अपर पॉपुलेशन लिमिट ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें पार्लियामेंट की जो वो था ना लिमिट होती थी कि इतने ही मेंबर्स हो सकते हैं, तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी को अमेंड किया गया और उसको बढ़ाया गया उस लिमिट को। तो 9th अमेंडमेंट एक्ट टू गिव सर्टेन टेरिटरीज टू पाकिस्तान बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कुछ टेरिटरीज इधर उधर दी गई।